उनका निशाना अब उसी पर आ गया। क्या तुम्हें पता है कि मैं रैंक 6 नर्चरिंग मास्टर हूँ और तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? किस्मत से सूपिंग ने मास्क पहन रखा था, नहीं तो वह हंसते हंसते अपने दांत दिखा देता। मुझे तो लगा तुम रैंक 9 हो, वरना सच में हंसी नहीं रुकती। रैंक 6? उसके लहजे को सुनकर ही समझ आ जाता था। यह सुनते ही पीले बालों वाला युवक भड़क उठा। वह सीधे सूपिंग के चेहरे की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, तुम मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हिम्मत है तो नीचे आकर मुझसे लड़ो, नर्चरिंग मास्टर के नियमों के अनुसार। सूपिंग का सिद्धांत हमेशा से यही था कि जो भी सामने आए उसे स्वीकार करो। ड्रामा बढ़ाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुकाबला होगा तो पहले एक शर्त भी होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। कोई कुछ दांव पर लगाना चाहता है? बिना शर्त की लड़ाई तो बहुत बोरिंग होती है। हरे और पीले बालों वाले दोनों ही नहीं जानते थे कि सूपिंग असल में कौन है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पेट नर्चरिंग एसोसिएशन का मेहमान भी है। उनकी आवाज में खुला हुआ घमंड था। सूपिंग भी अपने पुराने अंदाज में था। उसे अपने विरोधियों के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलना पसंद था। पीले बालों वाले युवक ने देखा कि सूपिंग इतना घमंडी होकर शर्त की बात कर रहा है। वह भौहें सिकोड़ते हुए बोला, शर्त? तुम क्या दांव पर लगाना चाहते हो? तुरंत सूपिंग का चेहरा ठंडा और खतरनाक हो गया। उसकी आंखें तेज चमकने लगीं। उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, जिंदगी। यह सुनकर पीले बालों वाले युवक को लगा कि शायद उसने गलत सुना है। वह दोबारा पूछना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे खून से लथपथ एक काला मौत का देवता सामने खड़ा हो जो बस उसकी ओर बढ़ने ही वाला है। उसकी पीठ से ठंडा पसीना निकल आया। पूरा शरीर कांपने लगा। मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। चेहरा ऐसे सख्त हो गया जैसे कोई टूटी हुई डोरी। वह बस इतना ही बोल पाया, सूपिंग, क्या तुम पागल हो? यह सुनकर सूपिंग हंस पड़ा। मजाक कर रहा था। हारने वाले को बस सॉरी बोलनी होगी। जंग लिंगोंग ये सब देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। चेहरे पर गहरी उलझन साफ दिख रही थी। उसके बगल में खड़े हरे बालों वाले दोस्त ने यह देखकर जी जोर से हंसते हुए फन यांग के कंधे पर हाथ मारा। फन यांग, तुम तो सच में बहुत डरपोक निकले। 2 शब्द सुनकर ही डर गए? हरे बालों वाले की इस बात से फन यांग और भड़क गया। वह गुस्से में चिल्लाया, कमीने, तुम अब भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो? फिर तय रहा, हारने वाले को घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी और अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारना होगा। हिम्मत है? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मुझे नीचा दिखाने का अंजाम क्या होता है। माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका था। जान लिंगोंग ने जल्दी से गाइडिंग टीचर से विनती की कि वे बीच बचाव करें, क्योंकि वह फन यांग की ताकत जानती थी। उसे डर था कि सूपिंग उससे जीत नहीं पाएगा, लेकिन गाइडिंग टीचर स्वभाव से शांत और विनम्र इंसान था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे, चेहरे पर हल्की सी दयालु मुस्कान लाते हुए गाइडिंग टीचर ने जवाब दिया, जंग लिंगतोंग, कोई समस्या नहीं है। मैं जाकर एरिना तैयार करवा देता हूँ। इस मैच में मैं ही रेफरी रहूंगा। तुम बस साथ चलो और देखो। असल में जंग लिंगतोंग का मतलब यह नहीं था, लेकिन टीचर ने बात को अपनी ही दिशा में मोड़ दिया। वह चाहता था कि जंग लिंगोंग चुप रहे, इसलिए उसने आगे जोड़ा। आखिर नर्चरिंग मास्टर होकर दूसरों को काबू में करने से डरना कैसा? जीत हार तय करने के लिए एक मुकाबला तो होना ही चाहिए। जल्दी ही मुकाबले के लिए एरिना तैयार हो गया। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस बार ब्लाइंड सिलेक्शन रूल अपनाया गया। कृपया कंट्रोल पैनल पर नंबर दर्ज करें और अपना पेट चुनें। इस समय सभी बीस्ट्स अलग अलग लोहे के पिंजरों में बंद थे और हर पिंजरे पर एक नंबर था जो कंट्रोल पैनल से जुड़ा हुआ था। सूपिंग ने कंट्रोल पैनल को देखा और मन ही मन सोचा, यहाँ दिए गए सभी पेट्स रैंक 3 या उससे नीचे की ब्लड लाइन के हैं। आमतौर पर इनके पास सिर्फ एक ही स्किल होती है। सूपिंग ने ध्यान दिया कि ये 15 बीस्ट्स 5 तत्वों मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ के क्रम में सजे हुए थे। उसने हाथ बढ़ाकर उनमें से एक को चुन लिया। उसे लगा कि इन 15 बीस्ट्स का इस तरह 5 लगातार चेन्स में होना जरूर किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है। असल चाबी यहीं छिपी हुई थी। दोनों पक्षों द्वारा पेट चुन लिए जाने के बाद गाइडिंग टीचर ने घोषणा की कि मुकाबला आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। सूपिंग के सामने था थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल, मेटल टाइप एक्सोस्केलेटन जिसके पास एक पर्पल स्किल थी। दूसरी ओर था फायर फियर्स हाउंड, फायर टाइप बीस्ट जिसकी स्किल थी बर्निंग बाइट। एक पूरी तरह डिफेंस में माहिर था और दूसरा पूरी तरह अटैक में। यह साफ नहीं था कि कौन किसे दबोचने वाला है। जंग लिंगोंग ने भौहें सिकोड़ी और हालात का अंदाजा लगाने लगी। दोनों ने ही ऐसे पेट्स चुने थे जिनका स्वभाव बेहद उग्र था और जिन्हें काबू में करना मुश्किल था, जिससे मुकाबले की मुश्किल और बढ़ गई थी। हालांकि थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल देखने में डिफेंस पर केंद्रित लगता था, लेकिन उसकी पेट स्किल फायर फियर्स हाउंड की बर्निंग बाइट के सामने बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं थी। इस वक्त जंग लिंगोंग सूपिंग को लेकर काफी चिंतित थी। पीले बालों वाला युवक, उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान आ गई। उसने होंठों पर शातिर हंसी के साथ एनिमल टेमिंग ग्लव्स पहन लिए
वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह काले कपड़ों वाले सूपिंग की बुरी तरह धुनाई करने वाला है। सूपिंग अब भी अपने शांत अंदाज में था। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप शुरुआत की घोषणा करेंगे? गाइडिंग टीचर ने भी तुरंत कहा, बहुत अच्छा। पहला राउंड दोनों पक्षों की एनिमल टेमिंग क्षमता की परीक्षा होगा। आप सबके सामने दोनों बीस्ट्स का पसंदीदा भोजन रखा है। फायर फियर्स हाउंड के लिए दूर से मंगाई गई हाई क्वालिटी रिब्स और बीटल के लिए चांद पर अभी अभी काटा गया कॉर्न कॉब। जो भी पहले अपने पेट से यह करवा ले कि वह खाना सिर्फ मुंह में पकड़े रखे, ना चबाए ना निगले और पूरे 5 मिनट तक ऐसा ही रहे, वही विजेता माना जाएगा। एकेडमी के लोगों की समझ के मुताबिक एनिमल टेमिंग के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका था रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स का इस्तेमाल करना, यानी जानवर को सिखाना कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। असल में इस स्किल की समय सीमा 5 मिनट्स की होती है। सुनने में यह समय कम लगता है, लेकिन इतने समय में कोई भी बीस्ट अपना पूरा खाना आराम से खा सकता है। इसीलिए आमतौर पर ओनर एक तरीका अपनाते हैं। हर बार जब पेट थोड़ी देर तक खाना मुंह में पकड़े रहता है तो उसे और ज्यादा खाना रिवॉर्ड में दिया जाता है। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है कि वह बिना ऑर्डर मिले खाना न खाए। दूसरा तरीका था लर्निंग प्रोसेस को पूरी तरह स्किप करना। सीधे एस्ट्रल एनर्जी का इस्तेमाल करके पेट को ऑर्डर देना कि वह बस खाना मुंह में पकड़े रखे। फिर सबकॉन्शियस पावर के जरिए उस ऑर्डर को पेट की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जबरन इम्प्लांट कर दिया जाता है। जांग लिंगोंग ने सूपिंग की तरफ देखा। वह खुद को रोक नहीं पाई और चिंता करने लगी। यह अब तक कुछ कर क्यों नहीं रहा? क्या यह सोच रहा है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करे? लेकिन नहीं। जब पीले बालों वाला युवक फायर फियर्स हाउंड में एस्ट्रल एनर्जी भेजकर उसे खाना न खाने का आदेश दे रहा था, उसी पल उसका ध्यान अचानक टूट गया, क्योंकि दूसरी तरफ सूपिंग ने बीटल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अगले ही सेकंड गाइडिंग टीचर ने तुरंत घोषणा की, थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल ने खाना मुंह में पकड़ना शुरू कर दिया है और साथ ही स्टॉपवॉच चालू कर दिया गया। सूपिंग की सप्रेशन इतनी जबरदस्त थी कि थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल कांपता हुआ कॉर्न मुंह में पकड़े था। खाना तो दूर, हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सूपिंग के पूरे शरीर से एक भयानक ऑरा निकल रही थी। उसके लिए पेट्स 2 तरह के होते हैं। पहले जो उसके अपने हों, उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी वरना मौत। दूसरे जो उसके नहीं हों, उन्हें भी उसकी बात न मानने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि अंजाम वही होता। पीले बालों वाले युवक को समझ आ गया कि वह हारने वाला है। वह मानने को तैयार नहीं था और गुस्से में सूपिंग की तरफ उंगली उठाकर बोला, क्या यह चीटिंग नहीं है? टीचर अब भी स्टॉपवॉच पर नजर जमाए हुए था। उसने शांत स्वर में कहा, कंपटीशन के रूल्स में कहीं भी यह नहीं लिखा कि ऑरा का इस्तेमाल करके पेट को सप्रेस नहीं किया जा सकता। बस इतना है कि आमतौर पर कोई इस मेथड को अपनाता नहीं है, और अपनाए भी कौन? सिर्फ वही जो फियर्स बीस्ट्स को मार मार कर पहाड़ बना चुका हो। सिर्फ वही इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट निकाल सकता है। 5 मिनट्स हवा के झोंके की तरह बीत गए। गाइडिंग टीचर ने घोषणा की, थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल ने एनिमल टेमिंग स्टेज पास कर लिया है। फनंग, अब अगर तुम बीस्ट फाइटिंग स्टेज में हार गए तो तुम्हें पूरी तरह डिफीटेड माना जाएगा। यानी अगर वह दूसरे राउंड में हारा तो उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। फायर फियर्स हाउंड भी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बाद 5 मिनट्स तक मांस मुंह में पकड़े रखने में कामयाब रहा, बिना चबाए, बिना निगले। लेकिन सूपिंग तेज था। पहला पूरा करने की वजह से वही विजेता बना। पीले बालों वाला युवक अंदर ही अंदर उबल रहा था, मैं इस पागल इंसान से हार गया। इसके अलावा वह इतने अजीब मेथड से हार गया था। यही वजह थी कि उसने मन ही मन ठान लिया था कि बीस्ट फाइटिंग राउंड में वह हर हाल में जीतेगा। अगर वह फिर से हार गया तो सच में उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह जाएगी। जैसे ही गाइडिंग टीचर ने घोषणा की कि दूसरा राउंड यानी बीस्ट फाइटिंग स्टेज शुरू होने वाला है, मटेरियल वेयरहाउस खोल दिया गया। उसके अंदर तरह तरह के फूड आइटम्स थे जो पेट की स्किल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोनों कंटेस्टेंट्स को पेट की एग्जिस्टिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक आइटम चुनने की इजाजत थी। सिलेक्शन और स्ट्रेंथनिंग के लिए कुल 3 आवर्स का समय दिया गया। आग से भरे इरादों के साथ पीले बालों वाले युवक ने बिना एक पल गंवाए लाल लाल घास की कई मुट्ठियां उठा लीं। यह थी ड्रैगन स्पैरो ग्रास। कहते हैं धातु चाहे कितनी ही मजबूत क्यों न हो, आग के सामने पिघल ही जाती है। उसका मकसद साफ था, उसे फायर फियर्स हाउंड के फायर एट्रीब्यूट को पूरी तरह भर देना था। इसलिए उसने ढेर सारी ग्रास निकाल ली। वह चाहता था कि डॉग की बर्निंग एबिलिटी इतनी बढ़ जाए कि थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल चाहे खुद को मेटलाइज करके डिफेंस बढ़ा ले, फिर भी आग उसकी शेल को जला दे। दूसरी तरफ सूपिंग अब भी अपने कोट की पॉकेट्स में हाथ डाले शांत भाव से मटेरियल बॉक्सेस के पास घूम रहा था, एक एक चीज को
ध्यान से देखता हुआ। यहाँ रखी हर्ब्स से वह अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि इन्हें वह खुद कई बार चुन चुका था। जैसे ही उसकी नजर नीली रोशनी फैलाने वाली एक चीज पर पड़ी, उसने बिना हिचक उसे उठा लिया। जांग लिंगोंग उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने सीने को थामे हुए थी, डरते हुए कि कहीं सुपिंग सच में सिर्फ एक नर्चरिंग एमेटर न निकल आए। फन युयांग का लेवल क्लास में सबसे ऊपर वालों में गिना जाता था। ऊपर से उसे एट्रीब्यूट एडवांटेज भी मिल चुका था। ऐसे में सुपिंग कैसे जीतेगा? फिर 3 आवर्स का नर्चरिंग टाइम खत्म हुआ। गाइडिंग टीचर ने घोषणा की, बीस्ट फाइटिंग स्टेज शुरू होता है। अगले ही पल दोनों बीस्ट्स एक दूसरे पर झपट पड़े। दृश्य ऐसा था जैसे मुर्गों की लड़ाई चल रही हो। डॉग का पूरा शरीर आग में लिपटा हुआ था। वह उछल कर आया और बीटल के विंग को दांतों में जकड़ लिया। यह देख जांग लिंगोंग चुप रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या कहा जाए। पीले बालों वाले युवक का हरे बालों वाला दोस्त मुस्कुराया और बोला, फनांग, तुम्हारी एस्ट्रल एनर्जी कंट्रोल की एबिलिटी फिर बढ़ गई है। सिर्फ 3 आवर्स में तुमने डॉग के पूरे शरीर को फ्लेम से ढक दिया। पीले बालों वाला युवक बाहें बांधे खड़ा था, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए, बस इस पल का इंतजार करता हुआ कि बीटल काट काट कर मर जाए। वह घमंड में कुछ शब्द भी बोल गया। हम उन बाहरी लोगों जैसे नहीं हैं जो बस बातें बनाना जानते हैं। अब जल्दी ही हार का चेहरा दिखेगा। उसका गाइडिंग टीचर यह देखकर अवाक रह गया। उसने कहा, फन यांग, तुम्हें वापस जाकर और प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह सुनते ही फन युयांग सन्न रह गया। उसने खाली नजरों से दोनों बीस्ट्स को एक दूसरे से चिपके हुए देखा और तभी उसे साफ दिखा, फायर फियर्स हाउंड दबाया जा रहा था, जमता जा रहा था। सुपिंग ने थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल की मेटल टाइप एक्सोस्केलेटन स्किल का एट्रीब्यूट बदल दिया था। अब वह बन चुकी थी आइसबोन एक्सोस्केलेटन। जब डॉग ने बीटल के शरीर को काटा और उसे जला डालने की कोशिश की, उसी पल बीटल ने अपने विंग्स फैला दिए। उसका पूरा शरीर तेजी से जमने लगा। मेटल को स्ट्रेंथन करने की बजाय सुपिंग ने आइस को चुना था, ताकि फायर का मुकाबला फायर से नहीं आइस से किया जाए। शुरुआत में पीले बालों वाला युवक भौहें सिकोड़कर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया, आखिर आइस और फायर आमने सामने आए तो आइस पिघलकर पानी बन जाती है। ऐसा लग रहा था कि सुपिंग ने एक बुनियादी गलती कर दी है। लेकिन जैसे ही डॉग और पास आया, फन यांग को असली सच्चाई समझ में आई। जब आइस पिघली तो बीटल की बॉडी पर बारीक वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगे। डॉग की बॉडी पर जमी हुई वाटर की बूंदों ने फायर को पूरी तरह रिस्ट्रेन कर लिया। जो डॉग कुछ पल पहले आग का गोला बना हुआ था, अब पानी की पडल में बेबस होकर तड़प रहा था। उसी पल वहां मौजूद लोगों को एहसास हुआ कि सुपिंग कितना जबरदस्त है। सिर्फ 3 घंटे में किसी पेट का एट्रीब्यूट बदल देना कोई आम बात नहीं थी। इसका मतलब साफ था, सुपिंग को अपनी एस्ट्रल एनर्जी की मूवमेंट और आसपास की ऑब्जेक्ट्स की नेचर की बेहद गहरी समझ थी। इसके अलावा उसके शरीर में एस्ट्रल एनर्जी का सोर्स भी बहुत विशाल होना चाहिए था, तभी वह इसे इतनी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो उसकी लेवल कम से कम रैंक 7 या उससे ऊपर की थी। यानी सुपिंग असल में एक बेहद अनुभवी नर्चरिंग मास्टर था। सुपिंग अब भी मास्क पहने हुए था, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया। बस उसकी आंखें दिख रही थीं, जो खुशी से चमक रही थीं और हल्की सी कर्व बनाकर मुस्कुरा रही थीं। 2 राउंड्स हार चुके हो, उसने शांत स्वर में कहा। अब बेट फुलफिल कर सकते हैं? पीले बालों वाला युवक कुछ कदम पीछे हट गया। डैम इट, ये बहुत अजीब है। इसमें साफ रैंक 7 की स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके शरीर से मुझे जरा भी एस्ट्रल एनर्जी महसूस नहीं हो रही। फन युयांग लड़ तो चुका था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। वह अचानक मुड़ा और सीधा भागने लगा। पूरे समय सुपिंग ने अपने हाथ पॉकेट से बाहर ही नहीं निकाले थे, इसलिए सबको लगा कि उसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसने गोल्डन क्रो डीमन गॉड बॉडी का इस्तेमाल करके फन युयांग की टांग खींच ली। अगले ही पल फन युयांग जमीन पर गिर पड़ा। माथे से खून बहने लगा। वह उठा, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आया कि वह गिरा कैसे। फिर भी वह दौड़ता रहा। उसका हरे बालों वाला दोस्त चिल्लाया, समतल जमीन पर चलते हुए भी कैसे गिर गया? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। सुपिंग उनकी पीठ देखता हुआ धीमे से बोला, धीरे जाना, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा। जांग लिंगतोंग उनकी हालत देखकर हंसी रोक नहीं पाई। अब वहां सिर्फ सुपिंग, जांग लिंगोंग और वो दयालु गाइडिंग टीचर बचे थे। फाइट खत्म होते ही बीटल ने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर कठोर आइस आर्मर से ढक गया। जांग लिंगतोंग इतना बड़ा रिसर्च चांस छोड़ने वाली नहीं थी। उसने तुरंत नोटबुक निकाली और सुपिंग से पूछा, ये कमाल है, तुमने आइसबोन एक्सोस्केलेटन को इतनी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कैसे किया? सुपिंग ने खूबसूरत लड़की से अपनी टेक्निक छिपाई नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, इसे मिस्टीरियस आइस स्टार खाने के लिए दे दो। थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल उसे एब्जॉर्ब करके खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह सुनकर जांग लिंगोंग हैरान रह गई। सुपिंग ने सिर्फ बीटल का कलर ही नहीं बदला था, उसकी पूरी नेचर बदल दी थी। मेटल रेजिस्टेंट बीटल अब बन चुका था
एक आर्कटिक बीटल, और ये सब सिर्फ 3 घंटे में। पेट की पूरी आर्मर स्ट्रक्चर इतने कम समय में बदल देना सोच से भी बाहर था। जांग लिंगोंग ने सुपिंग की तरफ देखा, पूरी तरह उलझी हुई। लेकिन मेटल टाइप बीटल को आइस टाइप स्टोन खाने के लिए फोर्स कैसे किया? जांग लिंगतोंग ने बीटल की तरफ देखा। सुपिंग की आंखें सीधे उस पर टिकी हुई थीं। बीटल डर के मारे सिकुड़ गया, अपने पैर मोड़ लिए। उसी पल जांग लिंगोंग को एहसास हुआ, क्या ये हो सकता है कि मौत के डर ने थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल की पूरी पोटेंशियल को एक्टिवेट कर दिया हो? थीसिस में लिखा था कि आग और बिजली के फ्यूजन से जुड़ी ट्रेनिंग मेथड्स और रिसर्च, जिनका मकसद हाईएस्ट रैंक 9 नर्चरिंग मास्टर के लिए ड्रैगन वेन्स को ट्रेन करने का एक कंप्लीट सिस्टम तैयार करना था। एल्डर हु और एल्डर बी दोनों ने पहले ही इस समस्या का जिक्र किया था, लेकिन इसके लिए एस्ट्रल एनर्जी का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता था और साथ ही एक बेहद हार्श ट्रेनिंग एनवायरनमेंट भी चाहिए था, तभी पेट की कल्टीवेशन पर पॉजिटिव असर पड़ता। पर ये कंडीशंस इतनी मुश्किल थीं कि उन्हें मापना लगभग नामुमकिन था। जरा सी भी गलती होती तो बैकलैश आता और नतीजा बिल्कुल उल्टा निकलता। इसी वजह से लगभग कोई भी इस पर समय लगाकर रिसर्च करने को तैयार नहीं था। जांग लिंगतोंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उसने अपनी आंखों से इतना मैजिकल मेथड देख लिया है। इस दुनिया में सच में किसी ने इसे कर दिखाया था। उसे जल्दी से जल्दी सब कुछ लिख लेना था, और जब वो लिख रही थी तो किसी नाम के बिना कैसे चलता? उसने पूछा, क्या आपकी ट्रेनिंग मेथड का कोई नाम है? फायर फियर्स हाउंड से लड़ाई के बाद जो बर्फ पिघल गई थी वो बहुत जल्दी फिर से रिकवर हो गई। ये कोई एलिमेंट हार्डनिंग नहीं था जिसमें सिर्फ बाहरी शेप बदली जाती है। सुपिंग ने अपनी ठुड्डी खुजाई, काइंड गाइडिंग टीचर की तरफ देखा और फिर जांग लिंगतोंग को जवाब दिया, से डेथ ट्रेनिंग मेथड कह लेते हैं। जांग लिंगतोंग हैरानी से बोली, डेथ नाम तो बड़ा अजीब है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी और मौत को अनगिनत बार झेला हो और तभी इसे समझ पाया हो। गाइडिंग टीचर वहीं खड़े सुपिंग और जांग लिंगतोंग की बातचीत देख रहे थे। जब उन्होंने नजर उठाकर सुपिंग को देखा तो पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें उसकी तरफ एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। फिर वो जांग लिंगतोंग से बोले, लिटिल जोंग, तुम्हारा ये दोस्त बिल्कुल भी साधारण नहीं है। क्या तुम इसका थोड़ा सा परिचय करा सकती हो? जांग लिंगतोंग ने शर्माते हुए सिर खुजाया। हाँ, लगता है मैंने अभी तक इन्हें अपना परिचय ही नहीं दिया। फिर उसने कहा, मैं हेवनली ड्रैगन एकेडमी की 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं एक रैंक 6 नर्चरिंग मास्टर भी हूँ। इसी साल ग्रेजुएट हो रही हूँ। इसके बाद उस काइंड टीचर ने अपना परिचय दिया। किसी तरह की परेशानी हुई हो तो माफ करना। मैं हेवनली ड्रैगन एकेडमी की क्लास 8 का टीचर डिंग हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? किसी वजह से सुपिंग ने एक्स युकू क्वांग का नाम लेकर अपना परिचय दिया। शायद इसलिए कि उसका नाम सुनने में अच्छा लग रहा था तो उसने वही आगे कर दिया। टीचर डिंग चौंक गए। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया और सोचा, एक्सू क्वांग, नर्चरिंग इंडस्ट्री में मैंने ये नाम कभी नहीं सुना, अजीब है। फिर टीचर ने आगे कहा, मिस्टर जू, आपकी ट्रेनिंग मेथड वाकई बहुत यूनिक है। आप शायद इस शहर के नहीं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ काम करते हैं? सुपिंग ने भी सच्चाई से जवाब दिया, काम करने की तो मैं हिम्मत ही नहीं करूंगा। बस लेवल बी के एक छोटे से इलाके में मेरी एक छोटी सी दुकान है, A6 सिटी में, जो यहाँ से काफी दूर है। इतना कहते हुए सुपिंग को एहसास हुआ कि शायद वो ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। एक और सवाल का जवाब देकर मुड़ जाने का इरादा करते हुए उसने कहा, मैंने सुना है कि होली लाइट में नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन की एक काफी फेमस एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस होती है, इसलिए मैं उसे देखने आया हूँ। जैसे ही सुपिंग ने यह कहा, उसने सामने वाले को कहते सुना, क्या इत्तेफाक है, इस साल की नर्चरिंग मास्टर एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस हेवनली ड्रैगन एकेडमी के ग्राउंड्स में ही हो रही है। तैयारी तो है, लेकिन वेन्यू अभी बना नहीं है। कुछ ही दिनों में इसे ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसने यह भी कहा कि उसके 2 स्टूडेंट्स ने सुपिंग को ऑफेंड कर दिया था। एक टीचर होने के नाते उसका फर्ज बनता था कि वह कॉम्पेंसेशन दे और माफी मांगे। इसी वजह से वह सुपिंग को खाने पर इनवाइट करना चाहता था, लेकिन सुपिंग किसी और झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। उसने हाथ हिलाकर गुड बाय कहा और जाने लगा। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं यूं ही घूम लूंगा। अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ। अचानक वही काइंड फेस रखते हुए उस टीचर ने एक ब्लैक कार्ड निकाली और कहा, ठीक है, अगर बॉस इक्शू इतने हम्बल हैं तो मैं जोर नहीं डालूंगा, लेकिन कृपया मुझे अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाने दीजिए। उसने एक कार्ड निकाली जो देखने में बिजनेस कार्ड जैसी थी। ये मेरी प्रोफेसर कार्ड है, इसे रख लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। इसे मेरी अपॉलॉजी समझ लीजिए। इस कार्ड से आपको फूड, लॉजिंग और कुछ हाई लेवल प्रिविलेजेस मिलेंगे। ये प्रिविलेजेस सिर्फ टीचर्स को मिलते हैं। इन दिनों एकेडमी में बॉस चू के लिए काम करना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। सुपिंग की लंबी आंखें उस कार्ड पर टिक गईं। उसके दिमाग में तेजी से ख्याल आया, क्या यह इंसान सिर्फ धन्यवाद ही देना चाहता है या फिर मैं ज्यादा सस्पिशियस हो रहा हूँ? सुपिंग के लिए अब पैसा कोई बड़ी चीज नहीं थी, उसके लिए सिर्फ प्रिविलेजेस ही अट्रैक्टिव थे। इसलिए उसने तुरंत मना नहीं किया और कार्ड एक्सेप्ट कर ली। आखिर
टीचर कार्ड लेकर कैंपस में घूमना स्टूडेंट होने से कहीं ज्यादा सुविधाजनक था, तो फिर मैं इसे फिलहाल उधार ले लेता हूँ। गाइडिंग टीचर ने फिर से वही काइंड फेस पहन लिया और हाथ हिलाकर कहा, फॉर्मल मत बनिए, जाते समय मुझे लौटा देना। जब गाइडिंग टीचर का काम खत्म हो गया, लिंगोंग ने भी बात की और कहा कि वह अपनी थीसिस की तैयारी के लिए पहले वापस जाना चाहती है। टीचर ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी कलाई पर हाथ रखा, वॉच को प्रेस किया और प्रोफेसर कार्ड की पोजीशनिंग फंक्शन खोल दी। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कार्ड सूपिंग के साथ बीस्ट फाइटिंग अरीना से बाहर जा रही है। जांग लिंगोंग ने गाइडिंग टीचर की ये अजीब हरकत देखी और आगे बढ़कर पूछने ही वाली थी, लेकिन टीचर ने उसे रोक दिया। लिटिल जोंग, जिस टॉपिक पर तुम काम कर रही हो वो कहाँ तक पहुँचा? ग्रेजुएशन थीसिस की बात सुनते ही जांग लिंगोंग खुशी से बोली, टीचर, मैं लो लेवल क्रीचर्स के जरिए हाई लेवल इनहेरिटेंस स्किल्स को मास्टर करने पर रिसर्च कर रही हूँ। सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंटल पार्ट में पूरा कर चुकी हूँ। अब बस कुछ नंबर्स कंपेयर करने हैं, फिर रिजल्ट मिल जाएगा। इतना कहते ही जंग लिंगोंग की बात फिर से बीच में ही रोक दी गई। वह अचानक बोला, इस रिसर्च टॉपिक को फिलहाल रोक दो। जंग लिंगतोंग समझ नहीं पाई कि गाइडिंग टीचर ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने इस रिसर्च पर इतना काम कर लिया था, फिर भी टीचर उसे रोकने को कह रहे थे। बिना किसी साफ वजह के जांग लिंगतोंग की सारी मेहनत बेकार जाती दिख रही थी। उसका चेहरा उतर गया। वह टीचर से जवाब चाहती थी, लेकिन टीचर ने टाल मटोल में जवाब दिया। फिर उसने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, तुम्हारे टॉपिक की डायरेक्शन में समस्या है, यह डेवलप करने लायक नहीं है। स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन का फैसला करने वाला होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी जिस डेथ ट्रेनिंग थ्योरी का जिक्र हुआ है उसी पर तुरंत काम शुरू करो। लड़की पूरी तरह उलझन में सिर झुकाए खड़ी रही। आप कह रहे हैं कि पिछले 1 साल की मेरी सारी रिसर्च शुरू से ही गलत थी। टीचर उसके पास आया और जान लिंगोंग के कान में धीरे से कुछ कहा, यह गलत नहीं है, लेकिन तुम एक होशियार बच्ची हो। अभी से डायरेक्शन बदल दोगी तो अगले साल भी ग्रेजुएशन कर लोगी। तुम्हारे सारे सीनियर्स ने टॉप नर्चरिंग मास्टर बनने के लिए मुश्किल दौर झेला है। तुम क्लास की सबसे कमजोर स्टूडेंट कहलाना नहीं चाहती, है ना? कोई और रास्ता न होने की वजह से जंग लिंगतोंग को मजबूरी में गाइडिंग टीचर की बात माननी पड़ी। वही अकेला था जिसके पास यह तय करने का अधिकार था कि वह ग्रेजुएट करेगी या नहीं। थीसिस की वजह से वह पहले ही बहुत परेशान थी और अब उसे अपना टॉपिक बदलना पड़ रहा था। उसका ग्रेजुएशन डे शायद अभी बहुत दूर था। इस तरह वह लड़की मायूस होकर घर लौट गई। वहां सिर्फ टीचर डिंग रह गया, जो अपने आप में हंस रहा था। वह एक्सु क्वांग नाम के बारे में सोच रहा था, जिसका मतलब था सूपिंग एक्स युआंग। उसका एस्ट्रल एनर्जी ऑपरेट करने का तरीका साफ तौर पर एक पेट वॉरियर जैसा था, लेकिन नर्चरिंग के फील्ड में भी उसका लेवल काफी ऊंचा था। सूपिंग जैसा ड्यूअल फील्ड जीनियस बहुत रेयर होता है। अफसोस ये था कि अभी तक वह उससे कोई उपयोगी जानकारी नहीं निकाल पाया था। मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा। उसने फिर से अपनी घड़ी दबाई, कार्ड पोजिशनिंग मोड से फोन कॉल मोड में स्विच किया और एक दूसरे स्टूडेंट को कॉल किया। जैसे ही सामने वाले ने कॉल उठाया, वह तुरंत बोला, लिटिल यू, मेरे पास एक ऐसा टॉपिक है जो रिसर्च स्टेज पास कर चुका है, बस कंक्लूजन वाला हिस्सा बाकी है, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? दूसरी तरफ का स्टूडेंट यह सुनकर बेहद एक्साइटेड हो गया और तुरंत मान गया। उसने यहाँ तक कहा, टीचर, अगर आप वह टॉपिक मुझे दे दें तो मैं आपकी हर रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। टीचर दिंग ने बिना किसी औपचारिकता के कहा, होली लाइट सिटी के बाहर से एक आदमी आया है, मुझे उसकी जड़ें पता करनी है। तुम्हें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जिस सस्पिशियस व्यक्ति की जांच होनी थी वह सूपिंग था, जो काफी देर से हेवनली ड्रैगन एकेडमी में टहल रहा था और आखिरकार स्कूल लाइब्रेरी के सामने रुक गया। सूपिंग की पोजीशनिंग पहले ही भेज दी गई थी। जैसे ही उसके स्टूडेंट ने देखा, टीचर का प्रोफेसर कार्ड रीडर में लगाया जा चुका था। सूपिंग ने लाइब्रेरी से जो किताबें उधार ली थीं, उनमें नर्चरिंग पर 67 किताबें, रैंक 8 की ट्रेनिंग सीक्रेट्स पर 74 किताबें और रैंक 9 की 5 किताबें शामिल थीं। कुल मिलाकर उसने 3,40,000 प्रोफेसर पॉइंट्स खर्च कर दिए और उसके पास सिर्फ 5,80,000 एक्यूमुलेटेड प्रोफेसर पॉइंट्स बचे। इसका मतलब था कि सूपिंग ने एक ही बार में उसके जमा पॉइंट्स का लगभग 30% इस्तेमाल कर लिया था। वह किताबों का तीसरा बहुत ऊंचा ढेर उठाकर फ्रंट डेस्क तक ले गया। किताबें इतनी ज्यादा थीं कि उसे अपना टीचर कार्ड वहीं छोड़ना पड़ा। पढ़ लेने के बाद वह उसे वापस ले जाएगा, क्योंकि अब वह और नहीं उठा सकता था। जैसे ही वह वहां से गया, लाइब्रेरियंस आपस में बातें करने लगे। वह स्टूडेंट कौन है? पॉइंट्स ऐसे खर्च कर रहा है जैसे कुछ हो ही ना। नॉर्मल गाइडिंग टीचर्स भी इतनी सारी किताबें पढ़ने के लिए इतने पॉइंट्स खर्च नहीं करते। इसने तो एक साथ इतनी किताबें ले ली, जरा भी अफसोस नहीं। और यह तो पूरे स्कूल के सबसे हाई लेवल क्लास 8 गाइडिंग टीचर का कार्ड है। कोई वंडर नहीं कि यह स्टूडेंट इतने पॉइंट्स इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहा है। जरूर क्लास का टॉप स्टूडेंट होगा। सूपिंग ने पीछे स्टॉर्मी कार्ड छोड़ दिया, जिस पर लोग काफी देर तक चर्चा करते रहे। वह खुद 86 किताबें उठाकर एक लंबी लकड़ी की मेज पर रखता है, आरामदायक कुर्सी पर बैठता है और पढ़ना शुरू कर देता है। इसी समय उसने अपना मास्क भी उतार दिया।
काउंसिल चेयरमैन ने कहा था, जैसा कि उम्मीद थी, होली लाइट आधारित सिटी सच में एक होली लैंड है। यहाँ दुनिया भर के नर्चरिंग मास्टर्स की मेहनत इकट्ठा है। यहाँ किताबों का भंडार बेहद समृद्ध है। ऐसी रेयर ट्रेनिंग सीक्रेट्स भी मिल जाती हैं जो मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलती। बहुत सारा ज्ञान लेवल्स के हिसाब से बांटा गया था। प्रोफेसर कार्ड की वजह से सूपिंग को कई हाई लेवल नर्चरिंग बुक्स उधार लेने का मौका मिला जो मार्केट में बेहद दुर्लभ थीं। इस बार सूपिंग ने सच में जैकपॉट मार लिया था। फर बीस्ट्स की हर तरह की ट्रेनिंग, डीमन पेट से जुड़े एलिमेंट्स, अपग्रेड करने के तरीके, स्ट्रेंथ बढ़ाने के मेथड्स, यूटे ट्रांसफॉर्मेशन, पेट डिटेल्स की इंसाइक्लोपीडिया, सब कुछ यहाँ मौजूद था। कुछ भी मिसिंग नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई कंप्लीट नॉलेज सिस्टम सामने खुल गया हो। अगर वह डिटेल में जाता तो सूपिंग अपनी एबिलिटीज और समझ के दम पर पेट्स को नर्चर कर सकता था, लेकिन असल में वह पहले अपनी गलतियों से सीख नहीं पाया था क्योंकि उसके पास बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज की कमी थी। इसलिए वह ज्यादातर एक्सपीरियंस के भरोसे ही काम करता रहा, बार बार कोशिश करके प्रॉब्लम्स ढूंढता और उन्हें ओवरकम करता। यह ठीक वैसा था जैसे कोई गोताखोर सिर्फ पानी की सतह के पास ही गोता लगाए लेकिन समुद्र की गहराई में उतर ही न पाए। जबकि ये ट्रेनिंग सीक्रेट्स वो नियम थे जिन्हें एंशिएंट टाइम्स के महान एक्सपर्ट्स ने संक्षेप में निकाला था। सूपिंग ने रियल कॉम्बैट के जरिए बहुत एक्सपीरियंस जमा किया था। जब उसने पहली बार किताबें खोली तो सूपिंग को लगा कि सब कुछ समझना बहुत मुश्किल है। लिखावट सूखी सी, बिखरी हुई और बिल्कुल भी समझ में न आने वाली। लेकिन कौन जानता था कि जितना ज्यादा वह पढ़ता गया उतना ही मजेदार होता चला गया। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई डाइवर जिसने अब गहराई में उतरना सीख लिया हो और अबिस के नीचे छिपे चमकते मोती चुन पा रहा हो। सच ही कहा गया है, जेड को चमकने के लिए तराशना पड़ता है और इंसान को समझदार बनने के लिए सीखना पड़ता है। हवा की रफ्तार से पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी आंखें खुल गईं। समय इस व्यस्त शहर में बड़ी तेजी से बीत गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और इमारतें नारंगी सुनहरे रंग में नहाने लगीं। इसी वक्त सूपिंग ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। उसके हाथ में अब 86वीं किताब थी, यानी ढेर की आखिरी किताब। उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि वह ज्ञान में इतना डूब गया था कि बाहर निकल ही नहीं पाया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वह 83 किताबें पढ़ चुका था। सुबह टीचर डिंग का कार्ड लेना वाकई एक समझदारी भरा फैसला था। किताबों की संख्या के अलावा उसमें प्राइवेट रीडिंग रूम इस्तेमाल करने का प्रिविलेज भी था। वह बिना किसी रुकावट के जितना चाहे पढ़ सकता था। यही वजह थी कि सूपिंग सारी किताबें खत्म कर पाया। उसने हर ढेर को उठाया और कैशियर के पास लौटाने ले गया। लौटाते समय वह सोच रहा था, मैं पढ़ने में इतना डूब गया कि मैंने उनके इतने सारे एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स खर्च कर दिए। पता नहीं इन्हें पैसे में बदलकर उन्हें वापस कर पाऊंगा या नहीं। सूपिंग को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने किसी की चीज उधार ली थी और इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। उसे डर लगने लगा कि लोग कहेंगे कि उसे एहसान की कदर नहीं। इन्हीं उलझे हुए ख्यालों में वह ध्यान नहीं दे पाया और हॉलवे के दूसरे सिरे से आ रही एक पर्पल हेयर्ड गर्ल से टकरा गया। दोनों के टकराते ही किताबें जमीन पर बिखर गईं। वह लड़की भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे।